अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम आतिफ़ नवीद दोथर साहब हैं। इन्होंने 2020 सीएसएस का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करके पोस्टल ग्रुप ऑफ पाकिस्तान में जो है वो एलोकेट हुए हैं। आतिफ़ नवीद जो है वो इन दिनों सोशल मीडिया पे जो है ख़ास तौर पे यंग एस्पायरेंट्स के लिए जो है एक सेंसेशन बने हुए हैं कि ये बड़े यूनिक केस है इनका, इन अ सेंस के इन्होंने जो है वो मैट्रिक के बाद डिप्लोमा किया और फिर डिप्लोमा के बाद जाके इनको जो है वो इन्होंने जाके जो है वो सीएसएस का एग्ज़ाम देने का सोचा और क्वालिफाई भी किया। आमतौर पे लोग जो हैं वो मैट्रिक के बाद एफएससी करते हैं, बट इन्होंने मैट्रिक के बाद डिप्लोमा किया, फिर ग्रेजुएशन करके इन्होंने अपनी सीएसएस जर्नी का जो है वो आगाज़ किया। तो आज इनकी कहानी जो है वो इनकी हम ज़बानी सुनते हैं। तो आतिफ़ नवीद, पहले तो आपको जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर एलोकेशन। थैंक यू और ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। तो आज आप हमें बताएं कि आपकी जो सीएसएस जर्नी है वो आपने किस तरह से अपने उसका जो है वो स्टार्ट लिया और अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं। जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बुलाया और मेरा बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन करवाया। देखिए, जहाँ तक तालीम की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि मैट्रिक के बाद मैंने एक टेक्निकल डिप्लोमा किया स्वीडिश कॉलेज गुजरात से। उसकी वजह ये थी कि मुझे उस तरह से गाइड करने वाले नहीं थे कि इसके बाद एफएससी करें या कुछ और फॉर्मल एजुकेशन करें, तो जिसकी वजह से मैंने टेक्निकल डिप्लोमा किया। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया कि नहीं, ये मुझे फॉर्मल एजुकेशन लेनी चाहिए। फिर मैंने ट्राई की और हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला में मैंने ग्रेजुएशन की और वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल लिया। उसके बाद फिर मैंने नेस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने मास्टर्स किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया 2018 में सीएसएस के लिए एग्ज़ाम दिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं फ़ेल हो गया। तो फिर मैंने यूईटी लाहौर में वैकेंसीज़ आई, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। तो अभी मैं वहाँ पे एज ए लेक्चरर सर्व कर रहा हूँ और मुझे आलमोस्ट 2.5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया वहाँ पे सर्व करते हुए। तो ये तो सारा था मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो अगर मैं बात ऑब्वियसली करूं तो विद दिस एजुकेशनल बैकग्राउंड पर्टिकुलरली व्हेन वी कंसीडर डिप्लोमा, तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। तो कौन सी मुश्किलात थी, कौन सी हर्डल्स थी जो आपके लिए मुश्किल थी उनको ओवरकम करना, मगर फिर उनके बावजूद भी आपने उनको ओवरकम किया और आपने सीएसएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया? सर, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि आपका कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, सीएसएस में एफपीएससी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आपने फुलफ़िल करना होता है। कुछ लोग हैं जिनका माशाल्लाह एजुकेशनल बैकग्राउंड रिलेटिवली बेटर होता है, उन्होंने भी उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। अगर कुछ लोगों की वो एजुकेशनल बैकग्राउंड रिलेटिवली अगर वीक है, तो उनको भी वही पूरी करनी है सीएसएस को क्वालिफाई करने के लिए। तो ऑब्वियसली जिनका वीक होता है उनको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है वो कम एफर्ट करके, हमने सुना हुआ अक्सर, और ये रियलिस्टिक है। हमारे साथ लोग ग्रेजुएट होते हैं, 3-4 महीने तैयारी करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, पास हो जाते हैं, एलोकेट भी हो जाते हैं। लेकिन उसके बरकस अगर आप के एजुकेशनल बैकग्राउंड में पर्टिकुलरली आपकी जो राइटिंग स्किल है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, इन चीज़ों में अगर आप रिलेटिवली वीक हैं, तो आपको वो थोड़ा सा आपका सफ़र लंबा हो जाता है सीएसएस का, आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली मुझे इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज रिटन कम्युनिकेशन में एफर्ट करनी पड़ी। मुझे शुरू से उसकी सारी चीज़ें सीखनी पड़ी। मुझे लिखना मैंने सीखा, फिर उसको ऐसे, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी, तो मुझे रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो स्किल डेवलपमेंट की जहाँ तक बात आती है, वो रातों रात नहीं आती। हाँ, अगर आपको कोई आर्टिकल दिया जाए, आपको कहे कि हाँ ये आर्टिकल है, इसके बारे में हम आपसे पूछेंगे, इसको प्रिपेयर कर ले, तो कोई भी बच्चा उसको प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन जब राइटिंग की बात करें, ये एक स्किल है, तो स्किल इतनी जल्दी नहीं आती। इसके लिए ये एक मैराथन रेस है, आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी, मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, साथ साथ मैं इवॉल्व करता गया, तो ये चीज़ें रिजॉल्व होगी। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि आप डिसहार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये इतना रफ एंड टफ सफ़र है।
और इसकी जो डिमांड जो होती हैं जब वो फुलफिल ना हो रही हो पर्टिकुलर लैंग्वेज की जो हर सब्जेक्ट में उसका रोल है, तो फिर आप डिसऑर्ट भी हो जाते हैं। तो बस उस एंगल में आप उनकी जब आप डिसऑर्ट होते हैं, आप दोबारा रीइमर्ज करते हैं, आप बार बार उठते हैं, आप गिव अप नहीं करते, तो ये एक ज़्यादा इश्यूज लैंग्वेज का था। तो बाकी तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आप उनको अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, उनका एक प्रॉपर एक वे है उनको डील करने का, सब्जेक्ट्स हैं, आपने पेपर में लिखना क्या है, प्रिपेयर क्या करना है, तो वो तो गाइडेंस आपको मिल जाती है। तो मेन चीज़ होता है कि आपकी राइटिंग स्किल जो आपने सारे के सारे एग्जाम उसमें देने होते हैं, पर्टिकुलरली इंग्लिश ऐसे, तो उसमें ऑब्वियसली इश्यूज थे। बस उसमें एक ही बॉटम लाइन थी कि आप बार बार उठते हैं, आप डिसहार्ट होते हैं, चीज़ों आपके नहीं कर पाते, फिर उठते हैं। तो मैंने भी वैसे ही किया। तो आपकी जो रेजिलिएंट नेचर, अगर मैं एक वर्ड में कहूँ, तो ये एक चीज़ है, वो आपको करनी होती है। तो मैंने भी कोशिश की और अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। तो आतिफ, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि काफ़ी सारे जो CSS एस्पायरेंट्स इस वक्त तैयारी कर रहे हैं और ये एक इंतहाई एक फ्रस्ट्रेशन किस्म का जो है वो सफ़र होता है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होती है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि वो इस सफ़र को खुश असलूबी के साथ किस तरह से जो है वो तय करें और अपने मकासद में जो है वो कामयाब हों? सर, कोई भी बंदा जब वो ख्वाब देखता है कि मैंने ये सर्टेन टास्क कंप्लीट करना है, तो ऑब्वियसली उसका एक प्रोसेस होता है। आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको अल्लाह ताला कामयाबी देता है। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी CSS एस्पायरेंट हो, चाहे उसका सफ़र 2-4 साल का हो या 4 महीनों का हो, उसको एक सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन, उसको एक सीक्वेंस में परफॉर्म करने की ज़रूरत है। जो दो, अगर मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करूँ रिक्वायरमेंट जो FPSC की हैं, वो दो हैं। एक आपकी मैच्योरिटी ऑफ थाट्स और दूसरी आपकी मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन। आप अपनी थाट्स को एक अच्छे एक्सप्रेशन के साथ कन्वे कर सकें। तो सबसे पहले मेरे ख्याल के मुताबिक आपकी जो है आपकी मैच्योर जो थाट्स हैं वो मैटर करती हैं। तो आप देखें चीज़ों के बारे में, ओपिनियंस के बारे में देखें, डिफरेंट इश्यूज़ पे देखें, न्यूज़ चैनल्स एक प्रोडक्टिव देखें, उसके बाद आप न्यूज़ पेपर्स पढ़ें। तो डिफरेंट इश्यूज़ जो हैं पाकिस्तान के रिलेटेड या ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें आपकी जो थिंकिंग है वो रैशनल और मैच्योर हो। दैट इज़ माय फर्स्ट पॉइंट। अब इसकी करना कैसे है? इसको करने के लिए ऑब्वियसली आपको आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हैबिट नहीं भी है, लेकिन आप थोड़ा से इससे ना यूज टू हो जाए इन चीज़ों से, इश्यूज़ पे सोचें, खुद सोचें। कोई अगर आपको फॉर एग्जांपल कहते हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज़ क्यों हैं, तो अगर आपने किसी जगह पे पढ़ा कि हाँ ये वजह है, बलूचिस्तान में ये हो रहा है, नहीं, आप खुद सोचें कि क्या हो सकता है। फिर ओपिनियंस राइटर्स के पढ़ें। जब आप ओपिनियंस पढ़ते हैं ना मल्टीपल राइटर्स के, तो आपका अब उन्हीं की बातों से लेके आपका ओपिनियन इवॉल्व करता है, आपका ओपिनियन मैच्योर होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह रीडिंग से, लिसनिंग से आप डिफरेंट इश्यूज़ पे अपनी राइटिंग, अपनी थिंकिंग मैच्योर करें। दैट इज़ माई फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि अपनी राइटिंग एक्सप्रेशन को मैच्योर करें। अब राइटिंग एक्सप्रेशन मैच्योर, अब अगर इसकी बात करूँ तो मुझे लगता है कि इसमें 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो ये होती है कि आप जो लिखें ग्रामेटिकली करेक्ट हो। अब कुछ लोगों को मोस्टली कोई ये इशू नहीं होता, वो जो लिखते हैं ग्रामेटिकली करेक्ट लिखते हैं। दूसरी स्टेज ये होती है कि आपको जो लिख रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट तो हो, राइटिंग भी मैच्योर हो। आप जो लिख रहे हैं, मतलब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने कोई एक चेयर खरीदी है, कहते हैं जी आई बॉट अ चेयर, इट हैज़ 4 legs and 2 arms। ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब एक इसकी आपकी जगह एक और बंदा है, वो कहता है जी आई बॉट अ चेयर विच हैज़ अ टिपिकल लेआउट। ये दोनों चीज़ें सेम है, बट द सेकंड एक्सप्रेशन इज मैच्योर। आप पहली स्टेज के बाद इवॉल्व करते हैं। पहले बच्चे वो कंप्लीट करें, आप जो लिखें बिल्कुल सादा लिखें, छोटे छोटे बेसिक सेंटेंस लिखें, लेकिन सिंपल लिखें, डजेंट मैटर एट ऑल, लेकिन उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। आपकी ग्रामर में मतलब यही है कि आप वर्ब की गलतियां ना करें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपकी मैच्योर कैसे होगी, वो तो आप सीखेंगे प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज, राइटिंग, अप्लाइड ग्रामर सीखें जो हमें ऑलरेडी आती है। हम स्ट्रक्चरल ग्रामर आती होती है नॉर्मली, हमें पता होता है कि इस पर्टिकुलर केस में ये यूज़ करते हैं, इसमें ये फार्मूला है, इसमें ये, बट हमें अप्लाई करने की वो सही नहीं आ रही होती। जब ये हो जाए, दूसरी एस्पायरेंट्स के लिए मेरी ये सजेशन है कि फिर इसको मैच्योर करें। फिर बात यह है कि मैच्योर कैसे होगी। मैच्योर होगी कि आप कोई एक ओपिनियन पढ़ते हैं किसी भी राइटर का, डॉन में पढ़ लें, किसी भी जगह पे पढ़ लें, आप जो वो लिखते हैं
जो आपको समझ आती है वही चीज़ अपने अल्फाज में लिखें। जब आप अपने अल्फाज में लिखते हैं फिर उसका पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि वही बात उसने कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज़ करके किया है और मैंने किस तरह से किया है। तो ये एक बड़ा डीप एनालिसिस का प्रोसेस है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो आप उन्हीं के एक्सप्रेशन आपके माइंड में इवाल्व होना शुरू हो जाएंगे, आप उनको फॉलो करना शुरू कर। तो ये रीडिंग से आएगा। तो दूसरे नंबर पे आप मैच्योर करें अपनी राइटिंग को, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से सेंटेंस अच्छे यूज़ करें। तो ये दूसरी स्टेज है, राइटिंग आपके एक्सप्रेशन मैच्योर हो जाएगा। तीसरी लैंग्वेज स्टेज ये आती है कि अगर आप माशाल्लाह दोनों स्टेज पे अच्छे तरीके हैं तो आप इनमें यूज़ करने कोशिश करें कि आप अगर इसमें लैंग्वेज, बाज़ दफ़ा लोग बहुत अच्छा लिखते हैं वो फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं, पर्सोनिफिकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, सिमिली, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन आप मैच्योरिटी का ये थोड़ा सा और लेवल है, तो ये इस सीक्वेंस में जाएं। और आप हैफाजल्दी सारी चीज़ों पे ना पड़े कि मैंने ये सब्जेक्ट भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे नहीं होता। ये रियलिस्टिकली इम्पॉसिबल है। सबसे पहले पैरेलल में अपनी मैच्योरिटी ऑफ थॉट्स पे काम करें और साथ इंग्लिश लैंग्वेज पे करें। अब कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में इशू ही नहीं है, वो मैच्योरिटी ऑफ थॉट्स पे करें, डिफरेंट डिस्कशंस करें। जिनको दोनों में इश्यूज़ हैं वो दोनों पे पैरेलल में करें। बाकी जो सब्जेक्ट है ना ऑप्शनल, वो चीज़ें वो सारी मैनेजेबल हैं। वो ऐसे ही ऑर्डिनरी सब्जेक्ट हैं जैसे आपके नॉर्मल यूनिवर्सिटी में होते हैं। आप जब बैठेंगे अच्छा प्लान करेंगे उनको मैनेज कर सकते हैं। ये दोनों यूनिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग फेल पास होते हैं। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी नॉर्मल एग्जाम अगर इन दो चीज़ों को निकाल दें, बाकी आपकी वही ऑर्डिनरी एजुकेशन है। तो मैं यही कहता हूँ। लेकिन अब ये है कि इन दोनों में करने में इशू होता है, तो आप टाइम टेबलिंग करें, डेली के एक दिन का टाइम टेबल बनाएं, कभी भी लंबे लंबे प्लान ना बनाएं, आइडियलिस्टिक ना बनाएं। एक दिन में रात को सोते हुए सोने से पहले लिखें पॉइंट्स कि कल मैंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, एक दिन का बनाएं। सुबह लिखें, सुबह अगर 50% भी फॉलो होता है कोई इशू नहीं है, अगले दिन उसको मॉडिफाई कर लें। इसी तरह से डेली लेवल की एक्टिविटीज़ को फॉलो करें। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट बात, ये ज़हन से निकाल दें कि इश्यूज नहीं आएंगे। इश्यूज तो आने ही आने हैं। ना आप फरिश्ते हैं, ना आप कोई मशीन है, यू आर ह्यूमन। आपने करनी गलतियां, आप खुद अपने प्लान पे भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, आपका दिल नहीं करेगा काम करने का, कोई इशू नहीं है, इट्स नॉर्मल। हर कैंडिडेट ऐसे करता है। इशू किधर आता है कि जो अच्छा कैंडिडेट होता है, जो पास करते हैं या जो जिनके अंदर कुछ होता है, वो रीइमर्ज करते हैं, वो बार बार उठते हैं, वो कभी भी गिव अप नहीं करते। अगर प्लान है 10 दिन चला है, 5 दिन चला है, नहीं रियलिस्टिकली आप उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे, लाइफ में और इश्यूज आ गए, दोबारा करें, दोबारा उठें, बार बार इसको रिपीट करें। और मैं अगर रफली अगर आपको बताऊं, मुझे लगता है कि मैंने अटैम्प्ट में मेरी जो डायरी पे लिखे हुए हैं कम से कम कोई 30-40 दफ़ा मैंने टाइम टेबल चेंज किए होंगे पूरे साल में। हर 10 दिन 15 दिन बाद चेंज हो रहा होता है क्योंकि फॉलो ही नहीं होता। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें जो हम CSS एस्पायरेंट हैं, हम पास करके इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि चीज़ें दे आर इम्पॉसिबल टू क्रैक। नो, ऐसे नहीं। आप रियलिस्टिकली देखें तो हम नॉर्मल हैं, बिल्कुल हम नॉर्मल वे में ही करना है और करेंगे, सारे कर सकते हैं, बस आपने गिव अप नहीं करना। तो यही मेरा मैसेज है। ऑब्वियसली मेन थीम की बात करें तो मैं यही बच्चों को कहना चाहता हूँ। होपफुली जो सजेशंस जो आपने दी हैं वो CSS एस्पायरेंट्स के लिए जो है वो काफ़ी मुफीद साबित होंगी। और आतिफ, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर असाइनमेंट। आप इस तरह से जो है इस लगन के साथ, इस पैशन के साथ जो है वो आप लगे रहें और मुल्क का नाम रोशन करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।